सीमाओं पर आक्रमण किया तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को आज़ाद कर दिया। इसी तरह पूरे क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए राजधानी तक पहुंचना के इच्छुक थे। चंद्रगुप्त ने युद्ध की कमान संभाली तो चाणक्य ने कूटनीतिक भार संभाला। चाणक्य ने अपने दूतों द्वारा जनता में विलासी व भ्रष्ट सम्राट नंद के खिलाफ प्रचार कराया तथा लोगों की सहानुभूति हासिल करने का प्रयत्न किया। इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा तथा युवा वर्ग का एक बड़ा भाग चंद्रगुप्त का समर्थक हो गया और उसकी सेना में शामिल भी हो गए। कई सीमावर्ती जिले सरलता से जीत लिए गए और चंद्रगुप्त की सेना आगे बढ़ गई। इस बार चंद्रगुप्त की सेना विशाल थी। पश्चिमी अभियान में बने मित्र व सहयोगी सेनाओं समेत उनके साथ थे। उनमें मुख्य पुरु के बेटे पर्वतक भी थे। राक्षस ने चंद्रगुप्त द्वारा किए आक्रमण के बारे में सुना तो तुरंत विरोध करने की योजनाओं में लग गया। उसकी बुद्धि तेज थी और उसके पास आज्ञाकारी तथा विश्वसनीय अनुयायियों का दल प्रबल था। उसने मगध में योग्य गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था। शीघ्र ही उसने चंद्रगुप्त की शक्ति, सैन्य रचना तथा संगठन का आकलन गुप्तचरों की सूचनाओं के बल कर लिया। राक्षस ने अपने विशेष गुप्तचर दस्ते को पर्वतक के सैनिक शिविर में घुसपैठ कराया। वे पर्वतकम की हत्या करने में सफल हो गए। शेष प्रचारक गुप्तचरों ने के सैनिक शिविर में यह अफवाह फैला दी कि चंद्रगुप्त के मार्गदर्शक चाणक्य ने ही पर्वतक की हत्या करवाई है, क्योंकि वह अपने शिष्य चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य का हर कीमत पर सम्राट बनाना चाहते थे। पर्वतक को हटाना उन्हें इसलिए भी जरूरी लगा कि वह सम्राट पद का चंद्रगुप्त से अधिक वैध दावेदार था। वह सम्राट पुरु अथवा पोरस का बेटा था। दलील बहुत शक्तिशाली थी, उसे आसानी से काटना संभव नहीं था। कई सैनिकों खेमे में क्रोध व्याप गया। चंद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह की बातें होने लगीं। चाणक्य ने सैनिकों को समझाने व ठंडा करने का हर संभव प्रयत्न किया। पर्वतक के बेटे मलय केतु को केकय का नया सम्राट घोषित कर दिया गया। केकय सैनिकों के सामने ही उसका राज तिलक किया गया। सैनिकों का क्रोध कुछ ठंडा हुआ। मलय केतु शत्रु की चाल समझ चुका था। उसने अपने सैनिकों को शत्रु की चाल का खुलासा करके विद्रोह समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त इस बार एक और गलती कर गए थे। वे और उनकी सेनाएं प्रदेश मुक्त करा करते रहे जाते और चंद की आदत सरक HOHIN भंग नहीं हुआ था। प्रकारक नीतियां अपनाई थी जिनसे प्रजा को काफी राहत मिली थी। जानकर प्रसन्नता ही हुई कि मगध में कोई तो जी कुछ करने का प्रयास करता है। निध्यभावी हो जाने के उसका अब तक सम्मान करती थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से विजय अभियान का पुनर्नियोजन करता सा अब वे जीते हुए प्रदेशों को खाली नहीं छोड़ते थे। वे अपनी सैनिक एक योग्य सेनानायक के अधीन छोड़ जाते थे। सेनानायक नागरिक का वाकिफ भी होता था। उसका दायित्व प्रशासन को अपने पक्ष में का चंद्रगुप्त का एकत्व स्थापित करना होता था। साथ ही उसे ये देखना था कि मगध के नंद साम्राज्य के हितचिंतक संगठित न होने पाएं और मध्य के सैनिकों को अपनी सेना में स्थान देना कि उन्हें लावारिस छोड़े। नई नीति काफी कारगर रही। विजित क्षेत्रों में चंद्रगुप्त का शासन जमाने में सफल हो गया तथा पीछे से आक्रमण की कोई संभावना नहीं बची। अब चंद्रगुप्त की सेना बेफिक्र होकर पाटलिपुत्र पहुंचने में सफल हो गई थी। इस अभियान में स्थान स्थान पर मगध सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। वह क्षत विक्षत होती जा रही थी। इस बीच चाणक्य का नंद शासन के खिलाफ प्रचार जारी रहा। इससे आम जनता की सहानुभूति भी चंद्रगुप्त के पर में होती जा रही थी। पाटलिपुत्र के किले के चारों ओर की सुरक्षा खाई में पानी सोन नदी से जाता था। चाणक्य के परामर्श व दूसरे सैन्य विशेषज्ञों के मतानुसार चंद्रगुरु सोन नदी पर पत्थर व मिट्टी से बांध बनवाकर नदी का बहाव रुकवा दिया। पानी दूसरी दिशा में बहने लगा। खाई में पानी का स्तर घटता गया। फिर देखते देखते इतना कम हो गया कि दुर्ग के द्वारों के सामने की खाई को मिट्टी द्वारा पाट कर आने जाने के लिए पट्टियों का निर्माण करना संभव हो सका। पट्टियां इतनी मजबूत थीं कि उन पर से हाथी भी किले तक आसानी से जा सकते थे। खाई पार करके चंद्रगुप्त की सेना ने दुर्ग के द्वारों को तोड़ डाला, भीतर जा पहुंची। मगध के नंदों की शेष सेना दुर्ग के भीतर अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात थी। लेकिन वह चंद्रगुप्त की विजयी सेना के प्रवाह के सामने आखिर कब तक टिकती। दुर्ग पर शीघ्र ही चंद्रगुप्त की पताका फहराई गई। सम्राट समूल्यानंद को बंदी बना लिया गया। आचार्य शकटार को कारागार से मुक्ति मिली। उन्होंने आचार्य चंद्रगुप्त का आभार व्यक्त किया। चंद्रगुप्त उस अंधकूप में गए जहां उनके पितामह सूर्यवन के बंदी होने की बात वर्षों से कही जाती रही थी। वहां उन्हें केवल एक नरकंकाल मिला। चंद्रगुप्त ने उस नरकंकाल के भावनावश चरण स्पर्श किए और उसके विधिवत दाह संस्कार की क्रिया पूर्ण करवाए। दूसरी ओर चाणक्य ने समूल्यानंद तथा उसके शेष जीवित भ्राताओं के लिए मृत्युदंड की घोषणा करवाए। वे शत्रु जड़ से नष्ट करवाने में यकीन रखते थे। सांप को अधमरा छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। आचार्य वक्रसार तथा उनका पुत्र राक्षस हाथ नहीं आ सके। चंद्रगुप्त की सेना के पाटलिपुत्र पहुंचने से पहले ही वे दोनों पलायन करके भूमिगत हो चुके थे। इससे चाणक्य को हताशा ही हाथ लगी। वे एक बार राक्षस से भेंट करना चाहते थे। सभी काम होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य के सम्राट के रूप में राजतिलक की तैयारियां शुरू हुईं।
राजकुमारी कर्भिका मगध सम्राट की महारानी बनने के सवाल देखने लगी। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का राजतिलक हो पाता एक गंभीर समाचार पाटलिपुत्र वासियों को मिला। इससे चंद्रगुप्त व चाणक्य चिंतित हो गए। राजतिलक समारोह आखिर स्थगित करना पड़ा। समाचार ये था कि यूनान से एक और सम्राट, जो सिकंदर की भांति ही शूरवीर था, एक बड़ी सेना लेकर फिर से भारत विजय के अभियान पर निकल चुका था और वह सारे साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करता हुआ हिंदुकुश पर्वत पार कर रहा था। चंद्रगुप्त के लिए सम्राट की गद्दी पर बैठने से पहले इस नई समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी था। सिकंदर की मौत के बाद यूनान में उसके उत्तराधिकारियों में फूट पड़ गई थी। सिकंदर के साम्राज्य के 5 टुकड़े हो गए थे। लेकिन उन 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा बहुत बलशाली था। वास्तव में वही सिकंदर की महानता व परंपरा का वारिस था। वहाँ के सम्राट भांति शूरवीर और बलवान था। वह भी विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा। वह भारत भूमि को अपने पूर्वज सिकंदर की विरासत मानकर दोबारा उस पर यूनानी झंडा फहराना चाहता था। चंद्रम तथा चाणक्य के लिए चिंता की बात यह थी, विदेशी आक्रांता हर बार नए युद्ध आयुधों तथा नई युद्ध पद्धतियां लेकर आते थे, जिसका भारतीय शासकों के पास प्रत्युत्तर नहीं होता था। चाणक्य ने कहा कि उन्हें हर हालत में पहले सेल्यूकस से निपटना होगा, अन्यथा उनकी अब तक की सफलताएं व्यर्थ हो जाएंगी। चंद्रगुप्त अपनी सारी सेना लेकर सेल्यूकस का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। यूनानी आक्रांता को भारत भूमि में घुसपैठ करने देना खतरे से खाली नहीं था। योजना उसे सीमा पर ही टक्कर देने की थी। कई सप्ताहों की यात्रा के बाद चंद्रगुप्त की सेना सिंधु नदी के किनारे निकट पहुंची। सेल्यूकस सिंधु नदी के पूर्वी तट तक पहुंच चुका था। उसके साथ एक विशाल सेना थी। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध कई दिनों तक होता रहा। पलड़ा बार बार बदलता रहा। अंत में चंद्रगुप्त की सेना यूनानी सेना पर भारी पड़ने लगी। हालांकि यूनानी सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। उसके जवाब के लिए चंद्रगुप्त के पास सेना अधिक थी। अंत में सेल्यूकस को बंदी बना लिया गया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि इस युद्ध के कई पहलू थे। सेल्यूकस को पराजित करना समस्या का अंतिम हल कतई नहीं था। तब भारतीय नरेशों तथा विद्वानों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें चाणक्य ने अपने विचार रखे। उनका कहना था कि यूनान व भारत की समस्या बहुत उलझ गई है। सिकंदर के आक्रमण, यवनों के वर्षों भारत में रहने तथा दोनों भूभागों की संस्कृतियों के मिलाप से नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। यूनानी भावनात्मक रूप से भारत से जुड़ गए हैं और हमारे भूभाग को अपना अंग समझने लगे हैं। ये बात नीतिगत रूप से कितनी भी अनुचित व असंगत हो, पर एक ठोस तथ्य बन गया है। सिकंदर के स्ट्रोपों को हमने समाप्त कर दिया तो अब सेल्यूकस आया है। यदि हम सेल्यूकस को बंदी बनाकर रखते हैं अथवा मृत्युदंड देते हैं तो सेल्यूकस का उत्तराधिकारी बदला लेने या भारत भूमि को फिर विजित करने के लिए आएगा। इसका कोई अंत नहीं होगा। हमारे देश के नरेशों के सिर पर यवन आक्रमण का खतरा सदा तलवार की भांति लटकता रहेगा। हमारे देश में कोई साम्राज्य स्थिर नहीं हो पाएगा। उसका सारा अस्तित्व यवन खतरों से निपटने में ही पूरा हो जाएगा। अंततः हम कैसे सुचारू शासन व्यवस्था स्थापित करके थे उन्नति कर पाएंगे? यदि हमारी सारी शक्ति यवन आक्रमणों के प्रतिशोध में ही लगी रहेगी, हमें इस समस्या का कोई स्थायी हल खोजना पड़ेगा ताकि हम आक्रमणों से भय मुक्त हो जाएं। चाणक्य का कथन बिल्कुल सही था। सभी नरेश तथा राजनीतिक विद्वान इससे पूर्णतः सहमत थे, लेकिन वह स्थायी हल क्या हो सकता था? काफी विचार मंथन के बाद निष्कर्ष यह निकाला गया कि मैत्री संबंध स्थापित किए जाएं। मैत्री संबंध किसी ऐसे ठोस आधार पर हों जिससे युद्धों की संभावना ही खत्म हो जाए। इसका पाठ यूनानियों से ही सीखा गया।